नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला दिसंबर का महीना। तो एक तरह से साल हमारा 2020 जा रहा है और 2021 आने वाला है। साल के आखिरी महीने का ये राशिफल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। याद रखिएगा कि आपकी दो कुंडलियां हैं, एक गोचर की कुंडली, फिलहाल आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, दूसरी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में ही प्रारब्ध लिखा हुआ है। गोचर सिर्फ उसको ये बताता है कि जो प्रारब्ध है उसमें से फिलहाल क्या संभावनाएं हैं। वो जो इवेंट जो पहले से ही लिखा हुआ है वो अब होगा या कब होगा, इसके लिए गोचर होता है। तो जिस ग्रह की दशा महादशा होती है उसका गोचर में थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है, पर सिर्फ इसको देखकर आप उसके रिजल्ट में नहीं बता सकते। पूरा तरह आपको जिस ग्रह की महादशा है और अब जो ग्रह वो ग्रह कहाँ ट्रांजिट कर रहा है वो उस ग्रह से ये सब देखना होता है। लग्न से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं और जो जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है उससे भी देखते हैं। तो फिलहाल हम लग्न और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा हिंदू ज्योतिष में जो चंद्रमा का राशि होती है उसी को बोल देते हैं कि आपकी क्या राशि है। और लग्न वो होता है जब आपका जन्म होता है, उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वो लग्न राशि होती है। लग्न 2-2.5 घंटे बाद बदलता है तो ज़्यादा स्पेसिफिक है। राशि करीब 2.5 दिन रहती है तो थोड़ी सी ब्रॉड पिक्चर को दिखाती है, बड़ी पिक्चर को दिखाती है। और सूर्य करीब महीने भर रहते हैं। तो कुछ लोग सूर्य से भी देखते हैं, पर मेनली चंद्र राशि और लग्न राशि जो होती है वही महत्वपूर्ण है। इनमें भी कभी कभी एक ज़्यादा डोमिनेंट होती है, जिसका स्वामी मजबूत होता है, जिसके ज़्यादा ग्रह देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस हिसाब से भी देखते हैं। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आपका जो प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव है हमेशा, इसमें काल पुरुष की छठी राशि है जो कि कन्या है, इसीलिए आपकी राशि कन्या है या लग्न कन्या है। ये आपका द्वितीय भाव है जो धन का भाव है, जो पैसे का, बैंक बैलेंस का, आपके फूड वगैरह का भी है, खाना जो हम खाते हैं उसका भी है, और थोड़ा सा हमारी सोच कैसी होती है उसका भी है, उसमें शुक्र है। ये तीसरा भाव है जो पराक्रम का है, हमारे भाइयों का है, बहनों का है, हमारे जो भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। इसके अलावा यह भाव जो है वो सेल्स, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, आर्ट, मीडिया, इस सब का भी है। इसमें सूर्य, बुध और केतु हैं। सूर्य बुध इस राशि में, सूर्य 15 तारीख तक, बुध 17 तारीख तक रहेंगे, केतु एंड तक रहेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य धनु राशि में, मतलब अगली राशि में आ जाएंगे। और बुध जो हैं आपके 17 तारीख के बाद, 17 दिसंबर के बाद धनु राशि में आ जाएंगे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य और बुध आ जाएंगे। सूर्य 15 तारीख के बाद और बुध 17 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे आपके। और चतुर्थ भाव आपके घर, गाड़ी, बंगला, माता, मन का सुख, दिल का सुख, एंडिंग्स, किसी की मृत्यु कैसे होती है, घर कैसा होगा, उसकी जो सुख सुविधाएं हैं वो कैसी होंगी, सपोर्ट कैसे मिलेगा उसे अपने लोगों का, जहाँ पर जो पैदा हुआ है वहाँ का सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो पॉलिटिशियन के लिए ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम लोगों का उसको कैसा सपोर्ट मिलेगा, लोग कैसे उसका साथ देंगे नहीं देंगे, इस तरह से। अब ये पंचम भाव है जो कि आपके जीवन के मकसद का है, बुद्धिमानी का है, दूरदृष्टि का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, शेयर सट्टा इन सब से लाभ का है, पूर्व पुण्य का है, मंत्र आदि का है, एजुकेशन का है, और भी बहुत सारी चीज़ों का है। मैंने शॉर्ट में बताया है। हर वो चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं उसका है, प्यार का है, मोहब्बत का है, फन का है, लव का है, जोक्स का है, ह्यूमर का है। इस तरह से पंचम भाव है। पंचम भाव आप कंसल्टेशन का भी है। जो लोग कंसल्टेशन होते हैं, मतलब किसी भी तरह का, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, जो दूसरों को सलाह देते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके लिए पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें आपके शनि और गुरु बैठे हुए हैं, दोनों मिलकर एकादश भाव को, लाभ भाव को देख रहे हैं। अब ये छठा भाव है जिसमें कोई ग्रह नहीं है। रोग ऋण शत्रु का है, डेली लाइफ का है, नौकरी का है, सर्विस का है, मेहनत का है, हिम्मत का है। और यही जो है, ये अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, आदमी क्या गलती करता है उनका है। कमजोरी आपकी जो होती है उसका है।
कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है पाप कर्म का भी है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के अलावा कुछ दुर्घटनाओं का भी है, अचानक से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका भी ये भाव होता है। कर्ज वगैरह का तो होता ही है, इस चीज़ का है, कोर्ट का है, डाइवोर्स का है। ये सप्तम भाव है जो कि आपके मैरिज का है, शादी का है, प्रेम का है, विवाह का है, शारीरिक संबंधों का है, सेक्स का है, मीटिंग्स का है और फेम का है, ओवरऑल मास फेम का है, बहुत सारे लोगों का है। पर यही भाव वॉर का भी है, युद्ध का भी है, एनिमी का, जो आमने सामने हो ओपन एनिमी, उसका भी है। और यही भाव यात्राओं का भी है, विदेश का भी है। यही भाव आर्ट मीडिया जो है उसका भी है, कोर्ट हाउस का भी है। देखा होगा आपने वो तुला जो काल पुरुष की राशि है वो 7वीं राशि है, तो वो उसका जो तस्वीर बनाते हैं उसमें वो कानून को बनाता है, लॉ बना होता है, कानून वो पट्टी बंधी रहती है उसको, तो ये लॉ का भी है, उसका भी वकील वगैरह जो होते हैं उसको भी दिखाता है। ये अष्टम भाव है जिसमें कोई ग्रह नहीं है, ये आयु का है, मृत्यु का है, लॉन्ग मेडिटेशन का है। लॉन्ग मेडिटेशन, थोड़ा बड़ा मेडिटेशन जब होने लगता है, समाधि की तरफ जब शुरुआत होती है, तो समाधि की शुरुआत का है, किसी भी ग्रह में नीचे, किसी भी चीज़ में नीचे जाने का है, अंदर तक समझने का है, डिटेक्टिव जासूसों का है, रहस्यों का है, सीक्रेट्स का है। इसीलिए अच्छे जो डिटेक्टिव होते हैं उनका एर्थ हाउस स्ट्रांग होता है। इंट्यूशन का है, एस्ट्रोलॉजी का है, छिपे हुए जो खजाना है उसका भी है, धन का है, पैतृक संपत्ति का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, केमिकल का है। तो इस तरह से आप अगर सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर धीरे धीरे आप ज्योतिष काफ़ी समझ में आने लगेगा, आप समझ पाएंगे कि क्यों है, क्या है, कैसे हो रहा है, कहाँ से। उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है ना कि अब कैसे भी बताओ, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है, थोड़ा समझ के, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो जिनको आता है वो माफ़ करें, जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा आनंद आएगा। यही जो भाव है 8वां, ये मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है। पहला मोक्ष दिल, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। दूसरा मोक्ष चीज़ों को गहराई से समझना, चीज़ों को ऊपर से नहीं अंदर जाके समझना। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में क्यों आता है कि ये सारी चीज़ें आपको उस जीवन के पक्ष को जो दिखाई नहीं देना उसको देख पाना, मोक्ष की तरफ का एक रास्ता खोलता है। फिर इसके रिजल्ट से अगला जो भाव है धर्म है, गुरु हैं, ब्लेसिंग है, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, फॉरेन ट्रेवल है, विदेशों में यात्रा है, समुद्र की यात्रा है, गुरु से मिलना है, गुरु कृपा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दिया गया है महत्व। आप अगर हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो वो शुरू में गुरु से पूजा, गुरु से शुरुआत होती है हनुमान चालीसा की भी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना। तो श्री गुरु चरण, गुरु के चरण। वैसे भी दोहों में कहा गया है, गुरु गोविंद काहू खड़े, दोहू खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इतना सम्मान जो भारतीय सभ्यता में गुरु को दिया गया है उसका कोई कारण है, क्योंकि बिना सम्मान के, बिना प्रेम के शिक्षा तो आ सकती है, विद्या नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं आ सकता। उसके लिए आपका समर्पण जरूरी है। ठीक उसी तरह ईश्वर के लिए भी प्रेम और समर्पण जरूरी है, वरना तो वो आपके सामने भी होंगे तो आप उसको देख नहीं पाएंगे और ढूंढते ही रह जाएंगे। तो ये भाव है विश्वास का, डेस्टिनी का है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरी डेस्टिनी क्या है, तो 9th हाउस है वो आपका भाग्य, प्रारब्ध, डेस्टिनी। 10th भाव आपके ख्याति का है, आपकी फेम का है, आपकी समाज में स्थिति का है, इस दुनिया में आप किस तरह से जाने जाएंगे। अपयश का है, यश का है, दोनों का ही है। अगर आपका अपयश है या यश है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म भ्रष्ट हैं, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो किसी कारणवश हो सकता है, इसके बावजूद आप एक पुण्य आत्मा भी हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छी स्थिति भी मिल सकती है। पर दुनिया में क्या रहेगा वो है, जो रियलिटी है वो कई बार कुछ और भी होती है। तो ये भी बात समझने की है। यहाँ से एकादश भाव, आपकी इच्छाओं की पूर्तियाँ, कितनी इच्छाओं में की पूर्ति होगी, कितने आपको इनाम मिलेंगे, कितने आपका फ्रेंड सर्किल होगा, कितना लोग आपको जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा भौतिक भाव हो गया एकादश। इसीलिए 3, 6, 11 जो त्रिशडाय हाउस हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है एकादश भाव को। हालांकि ये लाभ का है, पैसे का है, धन का है, इच्छा पूर्ति का है, क्योंकि यही तो वो कारण है, यही तो वो कारण है जो आपको अपने मूल मकसद से दूर ले जाते हैं, भौतिकता की तरफ ले जाते हैं। और
महत्वपूर्ण ये नहीं है आप कितनी तेज दौड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप सही दिशा में तो दौड़े ना, क्योंकि अगर तेज ही दौड़े और गलत दिशा में दौड़े तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले ये ज्ञात होना कि मेरा मकसद है क्या, मैं बनना क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है, फिर उस तरफ दौड़ा जाए, ना कि वो भी दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूं, ऐसा ना किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 12वां भाव, ये भाव व्यय का है, पैसा खर्च का है, एनर्जी खर्च का है, कहाँ आपकी एनर्जीज खर्च होंगी, कहाँ आपकी बुद्धि खर्च होगी, कहाँ आपका शरीर खर्च होगा। सया सुख का है, बैड प्लेजर का है, तो उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। उस तरह से मान लीजिए कहाँ आपका समय व्यतीत होगा। इसके अलावा यही जो भाव है वो एकांत का है, ये उस दूसरी डायमेंशन का है जो भौतिकता से परे है। ये डीप मेडिटेशन का है, ये निर्विकल्प समाधि, महासमाधि जो होती है उसका है। ये वो स्टेट है जो भौतिकता से परे है, जिसको शब्दों में समझना समझाना दोनों ही मुश्किल है। ना तो आप उसको उम्मीद कर सकते हैं उसको शब्दों में समझने की, ना ही उसको समझाया जा सकता है। हाँ, इशारा किया जा सकता है तो, और जो कि गुरुओं ने किया है। पर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि गुरु जब इशारा करते हैं तो उंगली दिखाते हैं। इशारा का मतलब उंगली किसी तरफ की, हाँ भाई इस तरफ इस तरफ, तो लोग उंगली को देखते हैं और इशारा किसी चीज़ की तरफ होता है, क्योंकि उंगली तो की जा सकती है उसकी तरफ, उस इशारा तो किया जा सकता है, उस चीज़ को समझाया नहीं जा सकता, उसे खुद आप ही समझ सकते। तो वो है मोक्ष, एनलाइटनमेंट, डीप नॉलेज। वो 12वें भाव का विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 12वां भाव एक तरफ जहाँ पर कि बुरा भाव गिना जाता है, वहीं उसका बहुत अच्छा पहलू भी है। इसके साथ साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश वगैरह इन सब का है। तो बहुत बड़ी आ गया इसके आज भावों के बारे में। अब थोड़ा ग्रहों के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा उसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए, पहले भाव का स्वामी जो है बुध है, जो कि 3rd भाव में है, 3रे भाव में है, और उसके बाद 4थे भाव में जाएगा। तो जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे 17 तारीख तक, तो आपको मेहनत ज़्यादा होगी, यात्राएं ज़्यादा होंगी, और फ्रेंड्स के थ्रू, यात्राओं के थ्रू, और आपकी जो राइटिंग है, जो आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी है, उसके थ्रू लाभ हो सकता है, उसके थ्रू आपका भाग्य बढ़ सकता है। आप अगर सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, डिजाइनिंग में हैं, मीडिया में हैं, आप टीचर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप कॉमर्स में हैं, बुध से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, उससे आपको लाभ हो सकता है। आपकी चाची मौसी, उनसे भी आपको लाभ हो सकता है, वो किसी यात्रा पे जा सकती हैं, क्योंकि बुध चाची मौसी वगैरह को आपसे छोटे लोगों को दिखाते हैं। तो वो है। आपसे भाइयों के जो संबंध हैं, आपके जो छोटे भाई हैं, पड़ोसियों से जो संबंध है, वो ठीक ठीक रहेंगे, बहुत ग्रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि बुध जरूर वहाँ पर है, पर वहाँ पर सूर्य हैं, केतु हैं, राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। बुध जब 17 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे, चूंकि लग्न के स्वामी हैं, चतुर्थ में जा रहे हैं, तो घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग बनता है, घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग बनता है। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा, और माता के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, घर के बारे में बातें होंगी। बुध यहाँ पर देखिए 10वें भाव के मालिक भी हैं, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या वर्क कोई काम न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं घर से, तो उसके लिए एक टाइमिंग है ये एक तरह का। यहाँ से बुध 10वें भाव को देखने वाले हैं, तो कार्य में उन्नति होगी, कुछ प्रमोशन आदि हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, पर वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बुध यहाँ से अपनी ही राशि को देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं शुक्र को, जो कि दूसरे ही भाव में बैठे हुए हैं, जब वहाँ पर 11 तारीख तक रहने वाले हैं, तो शुक्र का वहाँ पर 11 तारीख तक रहना एक तरह का धन योग बना हुआ है। भाग्य से पैसे आने को दिखाता है, वाणी से पैसे आने को दिखाता है, आपकी अच्छी बातों से पैसे आने को दिखाता है, आपके फैमिली के सपोर्ट से पैसे आने को, धन आने को दिखाता है, फीमेल्स की सहायता के थ्रू धन आने को दिखाता है। अगर आप एक चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है वो शुक्र के अंतर्गत आता है, बैंक में काम करते हैं, आपका काम कुछ मैरिज आदि के लिए कुछ कराना है, शुक्र से रिलेटेड जो भी काम होता है, आप कुछ ऐसी ब्रांडेड चीज़ों को बेच का आपका काम है, जो चमकदार चीज़ें हैं, जो शो पीस हैं, उनका कुछ काम है, होटल इंडस्ट्री है आपका कुछ काम, होटल से रिलेटेड कोई काम है, तो उसमें आप अच्छा करेंगे, उसमें धन पैसा आने की बहुत उम्मीदें यहाँ पर बनती हैं। उसके बाद भी कम्युनिकेशन से
कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको लाभ कमाना है, अगर आपको किस्मत का साथ लेना है। आधे महीने के बाद आपकी जो है मुलाकात के चांसेस बहुत बन जाते हैं, किसी स्त्री से मिलने के, किसी प्रेमिका से मिलने के, अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तब भी किसी सहेली के थ्रू या फिर किसी मेल के ही थ्रू, मतलब किसी लड़के के थ्रू, पर आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, आपके जीवन में कोई आ सकता है। क्योंकि शुक्र लड़के के लिए आप उसकी पत्नी और प्रेमिका को दिखाते हैं, लड़कियों के लिए भी वो उसके प्रेमी को दिखाते हैं, प्रेम को दिखाते ही हैं। तो शुक्र का तीसरे भाव में आना जो कि काम त्रिकोण है, इच्छाओं को भी बढ़ाएगा, आपके जीवन के प्रति जो ललक है उसको बढ़ाएगा और एक तरह से स्त्रियों से लाभ को भी दिखाएगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य रहेंगे, केतु रहेंगे, तो जब शुक्र केतु के पास होंगे उस समय थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपस में खटपट हो सकती है, आप थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा जो भौतिक चीज़ों से जो लगाव था वो कम हो सकता है जब शुक्र केतु के आसपास रहेंगे तब। इसके बाद अगर हम सूर्य को देखते हैं, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य 15 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं, 15 के बाद यहाँ, तो पहले 15 दिन आपका यात्राओं के ऊपर खर्च हो सकता है। सेल्स मार्केटिंग, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपको यात्राएं काफ़ी कर सकती हैं, इंटरनेशनल यात्रा भी हो सकती है और नहीं तो दूर की यात्रा के तो चांसेस यहाँ पर बनते ही हैं। भाइयों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ सकती है, वो आपसे कुछ हेल्प मांगे, इस तरह की यहाँ पर उम्मीद बनती है। हालांकि सूर्य का जब तृतीय भाव में गोचर होता है तो पराक्रम के लिए अच्छा होता है, मेहनत होता है, एनर्जेटिक आप अपने आप को फील करेंगे और उस मेहनत के बल पर, उस हिम्मत के बल पर आपका भाग्य साथ देगा। क्योंकि यहाँ पर सारे बैठे जो ग्रह हैं, पराक्रम वाले भाव में बैठे ग्रह जो हैं भाग्य भाव को देखते हैं, मतलब भाग्य बढ़ेगा पराक्रम से, मेहनत से, ट्राई करने से और ना बैठने से, मतलब वेट नहीं करना है। अगर 1 घंटे का भी अगर आप सोचते हैं जो काम अभी करना है 1 घंटे बाद करेंगे तो वो भी एक आलस है, तो एक तरह की नेगेटिव चीज़ है, तो उससे बचना है, अपने काम को पूरा करके आराम करना है, काम से पहले आराम नहीं करना है, तो आपकी ज़रूर तरक्की होगी। और एक बैलेंस भी रखना है कि आराम भी हो और काम भी हो, ताकि आप अच्छी तरह से सक्सेस हासिल कर सकें। बहुत ज़्यादा काम करके फिर आप थक जाएंगे, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। और अगर आप चीज़ों को टालेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, फिर जो मेन काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए टाइम नहीं बच पाएगा, उसके लिए एनर्जी नहीं बच पाएगी। तो पहले जो ज़रूरी है उसको कीजिए, उसके बाद फिर कुछ उससे कम ज़रूरी, इस तरह से आपको एक रूटीन बनाना चाहिए जिसमें कि आपकी आराम के लिए टाइम हो, मेन काम के लिए समय हो, इसके अलावा अपने फैमिली फ्रेंड्स उनके लिए और थोड़ा बहुत समय आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि को भी दे सकते हैं अपने काम के बाद, उससे पहले नहीं। इस बात को याद रखिए। सूर्य की जो हमने बात की 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जमीन आदि खरीदने का थोड़ा सा बनता है, उसके ऊपर पैसा खर्च होने का यहाँ पर योग बनता है। इसके अलावा यात्रा का योग बनता है, कहीं दूर जाने का योग बनता है और रिलीजियस जो एक्टिविटी होती है ना, उनकी तरफ ध्यान जाएगा, व्यक्ति का धर्म की तरफ ध्यान जाने का योग बनता है। जब हमने शुक्र की बात की तो हमने इस बात को भी देखना है कि शुक्र नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो टूर से, टूरिज्म से, यात्राओं से, फिलॉसफी से, लॉ से, इन सब चीज़ों से भी लाभ हो सकता है, पिता के थ्रू लाभ हो सकता है। हालांकि पिता के साथ संबंधों में खटास का वो तो अब रहने ही वाला है, क्योंकि राहु नवम में बैठे हुए हैं, भले ही उच्च क्यों, विदेश लाने की कोशिश करेंगे आपको और दूर ले जाने की कोशिश करेंगे मातृभूमि से, पर पिता के साथ, गुरु के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम केतु की बात करें तो केतु का तीसरे भाव में वही है, पड़ोसियों से दूरी लाने की कोशिश करेंगे, भाइयों से दूरी लाने की कोशिश करेंगे, बहनों से दूरी लाने की कोशिश करेंगे, आपको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपका कम्युनिकेशन में आप कभी कुछ ऐसा कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सटीक ना हो, जो लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए, ये केतु कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम आए शनि और गुरु पर।
तो यहाँ आप एक बात देखिएगा कि शनि जो है पंचमेश हैं और पंचम में ही बैठे हैं, तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, किसी अचानक से लाभ के लिए अच्छा है। हालांकि बच्चों से थोड़ा सा जो रिलेशन है उसमें थोड़ी दूरी ला सकते हैं। पढ़ाई में मन तो लगेगा क्योंकि गुरु भी साथ में है और गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में आकर एक तरह से राजयोग बना रहा है, नीच भंग राजयोग बना रहा है। अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है उससे आपको लाभ हो सकता है, यात्रा से आपको लाभ हो सकता है, गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, कंस्ट्रक्शन में आपने इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, आपकी कुंडली में पंचमेश अच्छा है और उस पर शुभ भावों की दृष्टि है, मंगल आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, तो रियल एस्टेट वगैरह इस सब में आपको लाभ हो सकता है, होने की संभावना है। खास करके अगर आपकी गुरु और शनि की महादशा चल रही है, याद रखिएगा जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उसका रिजल्ट मिलता है, ज़्यादा मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि दूसरों का मिलता ही नहीं है। हर 1 घंटे बाद होरा बदलता है और उस होरा में उस ग्रह का रिजल्ट बढ़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई ये कहता है कि जिस ग्रह की दशा महादशा है उसी का मिलता है, तो फिर वो बात शास्त्र सम्मत बिल्कुल नहीं है। नहीं तो फिर उसी को देख लेते, उसी को नहीं देखते हैं, सारे ग्रहों को देखते हैं, आपकी जन्म कुंडली और उसके बीच जो स्थिति है उसको देखते हैं। आपकी जो महादशा जिससे चल रही है उससे सारे ग्रहों की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा आपका जो ग्रह जन्म कुंडली में है उससे फिलहाल कहाँ पर है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, 6-8 में है। मतलब जैसे आपका बुध दशमेश है और अब आपका बुध यहाँ पर है, तो आपके जन्म के बुध से कहाँ पर है, केंद्र में है, त्रिकोण में। अगर त्रिकोण में है तो कार्य में वृद्धि होगी, अगर केंद्र में है तो मेहनत करा के वृद्धि होगी, और अगर 6-8 इस तरह का है तो कार्य वगैरह में नुकसान होगा, खर्चा आएगा। तो आपकी कुंडली देखकर ही बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। दशा किसी की भी चल रही हो उसमें, बुध की चले ना चले, ये चीज़ें होंगी, तो बहुत कुछ होता है। इसके बाद देखिए गुरु और शनि की दृष्टियाँ देख लेते हैं। पहले शनि की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो शनि 1, 2, 3 मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर, और शनि की जो दृष्टि है 1, 2, 3 मंगल पर दृष्टि पड़ रही है। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर है, एकादश भाव पर है, और एकादश भाव, इसके बाद जो उनकी 10वीं दृष्टि है 8, 9, 10 ये शुक्र पर पड़ रही है। तो मंगल पे जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो एक तो कार्य को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ऐसा कहेंगे कि भाई आज का काम है तो कल कर लीजिए, इस तरह का आलस्य थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और एक्शन जो होगा वो आपका या तो जल्दी होगा या बाद में होगा, सही समय पर एक्शन लेने से आपको रोकेंगे। पत्नी के साथ आपका थोड़ा सा व्यवहार कटु हो सकता है, या पति के साथ कटु हो सकता है, या आपकी पति पत्नी भी थोड़े से डोमिनेटेड हो सकते। तो ऐसे में एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का साथ दें, वो बहुत ज़रूरी है। क्या सही है उसके बारे में सोचें, कौन सही है उसके बारे में ना सोचें, तो बातें अच्छी रहेंगी। मंगल जब भी सप्तम में रहते हैं, ऊपर से उन पर शनि की दृष्टि है, तो रिश्तों में, बिजनेस में थोड़ा मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े का भी थोड़ा बहुत चांस रहता है। 23 तारीख तक मंगल यहाँ रहने वाले हैं, 24 को वो अष्टम में आ जाएंगे। मंगल की अगर बात करें तो वो आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो आपके जो पार्टनर है उनकी सेहत का भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। उनकी सेहत भी थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें सडन चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। शनि और गुरु की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर किसी अचानक से लाभ को दिखाती है। आपकी जो एजुकेशन है उसमें किसी बड़े अकम्पलिशमेंट को दिखाती है। आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके थ्रू कोई बड़ा लाभ हो सकता है। आपको सडन फेम और आपकी कुछ इच्छा पूर्ति, घर में किसी नन्ही परी का आना, छोटे बच्चे का आना उसको दिखाती है। किसी रिश्ते की शुरुआत को दिखाती है, किसी से मुलाकात होने को दिखाती है। आपकी मुलाकात किसी से किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान हो सकती है, किसी एजुकेशनल एक्टिविटी के दौरान हो सकती है। इसके साथ साथ किसी बाहर जब आप घूमने जाएं कहीं पर, तो आपके होने वाले पति पत्नी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मुलाकात के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। शनि की जो दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, दसम भाव पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, द्वितीय भाव पर जो शुक्र पर आ रही है, तो आप प्रैक्टिकल रहेंगे अप्रोच में। दूसरा जो
दूसरा जो लिंग है या पोल है उसके प्रति आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, और जो भौतिकता की जो चीज़ें हैं उनके प्रति आपका आकर्षण तो जरूर रहेगा, पर जो आप जो डिसीजन लेंगे वो सोचने के बाद लेंगे, सोचने के बाद लेंगे। इसके साथ साथ लाभ जो धन है वो थोड़ा मेहनत करके आएगा। जो बैंक में जो अब दुख किट बनी है, अगर आप उसको बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप उसको, लाभ तो होगा पर अगर आप उसको जमा करना चाहते हैं बैंक के रूप में तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होगी। अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप बैंक में पैसे के रूप में रखना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराएंगे शनि। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यात्राओं को बढ़ाएंगे, बाहर जाने के बड़े योग बना रहे हैं, आपके दूर जाने के योग बना रहे हैं। पिता और गुरु से जो संबंध है उसमें यह है कि थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी। राहु के इफेक्ट को यहाँ गुरु बढ़ा देंगे। आपका ध्यान जो है बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाएगा, फॉरेन चीज़ों की तरफ, फॉरेन कल्चर की तरफ, दूसरे धर्मों को भी समझने में आपकी रुचि होगी। ऐसे में वो बहुत अच्छी बात है, समझें पर अपने को इग्नोर ना करें। दूसरी तरफ की जो घास है वो हमेशा हरी लगती है, और दूर के जो ढोल हैं वो हमेशा सुहावने रखते हैं। इसलिए पहले जांच लें, परख लें, देख लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। अपने गुरु, अपने धर्म का भी पूरी तरह सम्मान करते रहें, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस धर्म में नहीं है, अपने धर्म में नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। गुरु की जो शनि की संयुक्त दृष्टि है हम उसकी बात कर चुके हैं, और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो लग्न पर आ रही है। आप निर्णय सही ले पाएंगे, बुद्धिमानी आपका साथ देगी, विद्या आपका साथ देगी, आप आगे की पिक्चर देख पाएंगे। आप छोटी छोटी बातों में फोकस न रहकर उस चीज को समझ पाएंगे जो आपका लक्ष्य है। आपको कहीं ना कहीं से एंड टाइम पर कोई सहायता मिल जाएगी। आपको ईश्वर तो देखिए ऐसे तो चल के आते नहीं है, पर किसी के थ्रू वो आपकी सहायता एंड टाइम पर आपको मिलेगी। कोई ज्ञान आपको कहीं से मिल जाए, कोई गाइडेंस आपको मिलने का चांसेस है, जो कि आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, जो आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। गुरु आपके चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम का स्वामी पंचम में आ रहा है, तो प्रेम, विवाह ये सबको दिखाता है, रिश्ते की शुरुआत को दिखाता है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। और चतुर्थ का स्वामी अगर पंचम में आता है तो रियल एस्टेट के थ्रू लाभ को दिखाता है, किसी जमीन के बिकने के थ्रू लाभ को दिखाता है। हालांकि मंगल यहाँ पर 23 तारीख के बाद अष्टम में आ जाएंगे, तो 23 तारीख के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कुछ 100% होगा, पर स्वास्थ्य का वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर कोई चीज़ जैसे ज़मीन है, घर है, अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उसको पूरी तरह से चेक करना है। यहाँ पर मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल सप्तम में हम बात कर चुके हैं कि आपस में रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। आप खुद भी कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं और थोड़ा गुस्सा आपको आ सकता है। हालांकि जो पार्टनर है आपका वो भी हो सकता है वो आपसे थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश करें, और फिर आप प्रत्युत्तर में थोड़े ज़्यादा कुछ कह दें, तो इस बात का ध्यान रखें। मंगल से यहाँ पर चौथी दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, तो पिता के साथ, बॉस के साथ रिलेशन वगैरह को संभाल के रखें। हालांकि ये मंगल आपको एनर्जी बहुत देंगे और आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे 23 तारीख तक, पर रिश्तों में थोड़ा सा खटास ला सकते हैं। लग्न पे जो दृष्टि है वो हम बता चुके हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है एंड आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, पर जल्दबाजी आपके अंदर हो सकती है। सोच समझने की जो शक्ति है उसमें जब आदमी को गुस्सा आता है वो कम हो जाती है, कई बार तो ख़त्म हो जाती है, तो इस बात का याद रखिए। वाणी को थोड़ा कटु बनाने वाले हैं मंगल यहाँ पर। वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके जो चाहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद ना आए 23 तारीख तक, तो इस बात का ध्यान रखें। खाने में सात्विक खाना लें, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि वाणी भाव पर वाणी को खराब करती है, और खाने में कोई बासी खाना ना खाएं, फूड पॉइजनिंग आदि का चांसेस हो सकता है, तो इस चीज़ से बचें। 23 के बाद जब मंगल यहाँ पर आएंगे, अष्टम में आएंगे, तो अष्टम का स्वामी अष्टम में है। ये एक तरह का विपरीत राजयोग है, इसको हम सरल विपरीत राजयोग कहते हैं, कि प्रॉब्लम के बाद आदमी को सफलता मिलती है, या फिर कह सकते हैं किसी के प्रॉब्लम में आने से आपको सफलता मिलती है। जैसे कि आपके ऑफिस में कोई है और उसको निकाल दिया गया, तो उसकी जो जगह खाली हुई उसकी जगह आपको लिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका कोई ऑफिस है
और वहाँ किसी को किसी वजह से निकाला जाता है, तो एक जगह जो खाली होगी तो उसकी जगह आपको लिया जा सकता है। इस तरह की यहाँ पर चांसेस बनते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर तृतीय के स्वामी भी हैं, तो अब आपके जो भाई बहन हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कम्युनिकेशन का अपना ख्याल रखिएगा। ड्राइविंग करते वक्त, कहीं बाहर जाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चोट वगैरह ना लगे, थोड़ा सा अपने का केयर रखना है थोड़ा सा, तो बेस्ट रहेगा आपका। मंगल के यहाँ आने के बाद उसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। तो जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकती है। इच्छाएं बहुत होंगी और उस इच्छा और के चलते आप थोड़ा सा ड्राई बोल सकते हैं। लालच आदि से थोड़ा बचें। मंगल की यहाँ से सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, तो वाणी भाव पर रहेगी। उसकी हम बात कर चुके हैं कि वाणी को ध्यान से रखना है। धन पैसा जो है वो एक्स्ट्रा खर्च कराने की कोशिश करेंगे मंगल। और रियल इस्टेट वगैरह में 23 तारीख के बाद कोई बड़ा निर्णय लेना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से। अष्टम दृष्टि जो है तृतीय भाव पर रहेगी, तो तृतीय भाव पर जो दृष्टि है तो छोटे भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ खासा यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है। कारण यह है कि राहु की दृष्टि तो है ही और मंगल की भी आ रही है दृष्टि, तो इसमें छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ संभल के रहें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें और किसी फालतू की बात को होती है जैसे भी कोई बात, तो उसके रिएक्शन एकदम से ना करें, उसको समझें, देखें और सोच समझ के इस तरह से निर्णय लें जो कि आपके लिए भी अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो। क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यही तो ईश्वर का हमारे पास मनुष्य होने का है कि हम थोड़े से अलग हैं। हमारे पास ये शक्ति है कि जो कंडीशन कैसी भी हो, हम अगर चाहें तो अपनी प्रवृत्ति के अगेंस्ट, अपनी प्रवृत्ति को साइड में रखकर सही निर्णय ले सकते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो मनुष्य जन्म है उसको इतनी महत्ता दी गई है। और ज्योतिष का अगर आपको सही फायदा उठाना है तो आपको ज्योतिष के साथ साथ पुराण, उपनिषद, भगवत गीता और भी जो विवेकानंद हैं या फिर और आप कोई भी ऐसी किताब, बुक्स जो आपको ज्ञान देती है, जो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाती है, जो आपको सिखाती है कि वक्त की कितनी इम्पोर्टेंट है, हम क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से हम बड़े बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, किस तरह हमने अपने आप की सोच को बदलना है। देखिए सोच का बड़ा महत्व है, सोच का बड़ा महत्व है। जिस तरह हम अपने शरीर को खाना देते हैं दिन में 3 बार, उसी तरह हमारे आँखों को, हमारे कानों को, हमारे मस्तिष्क को भी खाना चाहिए। क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, इसका बड़ा महत्व है। अगर हम सही बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं जो हमको एक दिन सही रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम खुद आगे बढ़ेंगे तो दूसरों की सहायता कर पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ होगा तो हम दान कर पाएंगे। ये बात भी समझने की है। कई बार कुछ ऐसा कहा जाता है कि भाई पैसा इज समथिंग बैड, भाई पैसा है, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु स्वयं सस्टेनर हैं, उनकी जो पत्नी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी है। और आपको किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटल से बहुत अच्छा काम भी किया जा सकता है एक चिकित्सालय से। एक स्कूल जो विद्यालय है उसको भी पैसे की ज़रूरत होती है और उससे विद्या जैसा ज्ञान दिया जाता है। तो बात समझने की है कि पैसा अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है और किसी लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। और व्यक्ति पैसे के लिए बड़ा, वास्तव में पैसे का महत्व नहीं है, पर अगर आप कहीं ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो उससे बनने में, जो पैसा तो आए गई, उसके बनने में जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है कि आपको समय का पालन करना, आपको अच्छी बातें अपने मन में ले जाना, आपको दूसरों की केयर करना, आपको दूसरों के साथ रहकर आगे बढ़ना, ये सब सीखना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तभी आप ज्योतिष का भी सही फायदा उठा पाएंगे और अपनी कुंडली का भी सही फायदा उठा पाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही सिर्फ अधिकार है, फल पर नहीं है। पर स्टिल कर्म तो करना होगा, बिना कर्म के तो भाग्य भी नहीं बनता। तो इसी के साथ हम कन्या का जो दिसंबर का राशिफल है उसको समाप्त करते हैं और मुझे आशा आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी एक नज़र जो है त्योहार पे डाल लेते हैं। 30 तारीख की पूर्णिमा है, 11 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, 25 तारीख की मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था।
12 और 27 तारीख का प्रदोष व्रत है जो भोलेनाथ से रिलेटेड है। 13 तारीख की शिवरात्रि है। 14 तारीख की अमावस्या है। जिन लोगों की राहु की दशा अच्छी नहीं होती है, पितृश्राप आदि होता है, शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो अमावस्या का व्रत बताया जाता है। संक्रांति 15 तारीख की है। संक्रांति से किसी भी मंत्र को उपचार शुरू करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व है। और 3 तारीख की संकष्टी है, चतुर्थी है जो गणेश जी से रिलेटेड है। तो ये कुछ त्यौहार हैं इस महीने। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।